हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन आई एम ए केमिस्ट माई सेल्फ अनुप पौराली। और आज तुम लोगों के साथ मैं जो पढ़ाऊंगा वो है गेट लाइफ साइंस, जो एक्सेल है उनकी जो केमिस्ट्री सेक्शन है उसको। और एटॉमिक स्ट्रक्चर की जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और इस लेक्चर को कंप्लीट देखने के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, इस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है तुम सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन करूंगा उसके साथ साथ उसकी जो कंप्लीट थ्योरी है वो भी मैं बता दूंगा और बहुत सारे ट्रिक्स भी तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। यहाँ पे सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस क्या है? देखो, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे पीरियोडिक टेबल में तुम लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो साइज क्या होता है? साइज होता है डिक्रीज। ओके। और अगर तुम पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरह जाते हो तो साइज होता है तुम्हारा इंक्रीज। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज होता है डिक्रीज, और नीचे की तरह आते हो तो साइज होता है इंक्रीज। तो यहाँ पे हमारा जो चारों एलिमेंट्स है इनकी साइज क्या होगा? देखो, हम अगर पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन को देखेंगे, ठीक है, बेरिलियम का 4, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 और फ्लोरीन का 9। तो लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। तो सबसे स्मॉल कौन है? फ्लोरीन है। और सबसे लार्जर कौन है? सबसे लार्जर है बेरिलियम। तो आंसर बन जाएगा ए। आंसर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलो इस साइज की ट्रेंड्स एंड जो क्वेश्चंस है सबको मेरे साथ नोट करना है, इससे तुम्हें बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस होगा। क्वेश्चन को और आंसर को मेरे साथ ही नोट करते रहना। अगर जरूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एटम। इसके एटॉमिक नंबर गिवन है 24। तो इन इट्स ग्राउंड स्टेट, तो इसकी ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, 4s1 3d5, 3d5 4s1, या 4s1 3d4, या 3d4 4s2। तो देखो, इस तरीके की जो क्वेश्चन है इनको कैसे किया जाता है। पहले हम लोग क्रोमियम की इंटायर कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन देखो 24 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है, 3p6। और यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो क्रोमियम है इसकी यहाँ पे हमारा कितना हुआ? अभी तक 18 हुआ है, ठीक है, और जाना है 24 में। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 3d बेसिकली हम लोग 3d कितने चाहिए? 3d5 4s1, कुछ इस तरह की। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या फॉलो करते हैं, हम लोग हाफ फील्ड वाला जो थ्योरी है ना, जो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल, तो इसके कारण से हम लोग क्या लिखते हैं? 3d5 4s1 लिखते हैं। अभी बहुत लोग इसको क्या करते हैं, एकदम 4s2 3d4, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन करने के बाद भी तुम 3d5 4s1 लिख सकते हो, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि क्रोमियम के केस में तुम्हें याद रखना होगा ये क्या होता है? 3d5 4s1 होता है। बोथ क्या होता है? हाफ फील्ड, बोथ हाफ फील्ड होता है। या इनफैक्ट तुम्हें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जो क्रोमियम के केस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्रोमियम के केस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3d5 4s1, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा बी। ओके, इसके आंसर। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लग सकता है 4s को तो पहले लिखा जाता है, 4s को तो पहले लिखा जाता है, तो 4s को पहले लिखकर 4s1 3d5 को क्यों नहीं किया गया? देखो, 4s1 3d5 ये रियल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। रियल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो
3d5 4s1 होता है। उसके बाद n+l वैल्यू को कंसीडर करने के बाद तुम्हें क्या किया गया, तुम्हें 4s1 3d5 लिखा जाता है, बट असल में तुम्हारा 3d5 4s1 ही होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तुम्हें चार ऑप्शन दिया गया, एल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, हैलोजेंस एंड इनर्ट गैसेस। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एक मेटल है, एक मेटल है जो गैस है, सपोज गैस है, ठीक है, ये अगर अपने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, n+ हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कौन जल्दी जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, कौन जल्दी जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी छोड़ देगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम चाहिए। बट इलेक्ट्रॉन अगर जल्दी जल्दी नहीं छोड़ेगा तो एनर्जी क्या होगा, ज्यादा चाहिए। सही ना? अगर इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी छोड़ देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी छोड़ देगा तो क्या होगा, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी छोड़ दिया। बट जो इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ना नहीं चाहेगा, जैसे स्टेबल, लाइक इनर्ट गैस, इनर्ट गैस क्या है, हाईली स्टेबल है, ये क्या बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन जल्दी से नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं तो स्टेबल हूं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से नहीं छोड़ना चाहेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए तुम्हें क्या होगा, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत है। मतलब यहां पे क्या होगा, जो लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगा इनर्ट गैस की। इनर्ट गैस की क्यों होगा, क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जल्दी जल्दी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो स्टेबल है, इनर्ट गैस स्टेबल है। तो आंसर इसका डी बन जाएगा। अगर मैं यहां पे और भी थोड़ा एक्स्ट्रा बता दूं तुम लोगों को, देखो अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या हो रहा है, छोटा, साइज डिक्रीज होगा, जो मैंने पहले ही बताया। और नीचे क्या हो रहा है, साइज हो रहा है इंक्रीज। अब तुम सोचो, एक सपोज न्यूक्लियस है, एक पास इलेक्ट्रॉन, एक दूर इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन को निकालने में, या सपोज मैं और एक अगर अच्छे से बताऊंगा, सपोज एक छोटा सा साइज है, एक बड़ा साइज है, एक छोटा एटम है, एक बड़ा एटम है, ठीक है, एक छोटा एटम है, एक छोटा एटम है और एक बड़ा एटम है। तो किसका इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, छोटा या बड़ा? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, छोटा, क्योंकि छोटे में तो तुम्हारा अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है ना, छोटे में तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में तुम्हें ज्यादा क्या लगेगा, तुम्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए। बड़ा क्या करेगा, जल्दी जल्दी रिलीज कर सकता है, क्योंकि इसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये लूजली बाउंडेड है, तो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। बट छोटे में क्या होगा, जल्दी जल्दी छोड़ नहीं सकते, वहां पे ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो मैं बोल सकता हूं साइज जितना छोटा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ज्यादा होगा। तो साइज इधर डिक्रीज हो रहा है, तो इधर अगर तुम जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा ना, क्योंकि साइज छोटा हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा। और नीचे की तरह क्या हो रहा है, साइज हो रहा है इंक्रीज, तो क्या करेगा, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, और नीचे की तरह जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा डिक्रीज। ओके, और तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट में आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा और नीचे की तरह आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। और इनर्ट गैस जो ग्रुप 18 है, ग्रुप 18, वो देखो एकदम सबसे राइट हैंड में होता है, इसलिए देखो यहाँ पे इनर्ट गैस की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। मतलब साइज फैक्टर से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। देखो सबसे ज्यादा राइट हैंड में ग्रुप 18 है, तो ग्रुप 18 की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को कंप्लीटली नोट करके रखो सारे पॉइंट को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो प्लैंक थ्योरी है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन प्लैंक हाइपोथेसिस इक्वल टू एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ। जो प्लैंक थ्योरी है ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, फोटोन, ए हाइड्रोजन, वन इलेक्ट्रॉन या वन H2 मॉलिक्यूल। तो तुम्हें पता है जो E इक्वल टू एच न्यू, ये जो एच न्यू है ना, ये बेसिकली क्या है, फोटॉन्स, फोटॉन्स की एनर्जी है। किसके है, फोटॉन्स की एनर्जी। तो यहाँ पे आंसर कौन बनेगा, आंसर होगा E। ये किसकी एनर्जी है, ये है फोटॉन्स का। अच्छा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। Which of the following species not isoelectronic? ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या, देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब है सेम इलेक्ट्रॉन। क्या बात है, सेम इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहां पे देखा जाए which one is not isoelectronic with N2, N2 के साथ यहां पे कौन आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आसान सा क्वेश्चन है। तो पहले तो हमें N2 का इलेक्ट्रॉन जानना है। N2 में कितना होगा, देखो नाइट्रोजन की 7 40। उसके बाद क्या आता है, अगर A को मैं देखा जाए, Cn माइनस को मैं देखूंगा, Cn माइनस, देखो नाइट्रोजन की कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 और नेगेटिव चार्ज 1 है। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो क्या हो गया तुम्हारा 14 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 14 है। अगर NO को देखा जाए, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, तो 15 बन चुका है। कितना बन चुका है, 15। CO में देखा जाए तो कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8, तो 14 बन गया। और CS में देखा जाए तुम्हारा कार्बन का 6 और सल्फर का 16, 22। तो यहां पे आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन नहीं है, 14 कौन कौन नहीं है। 14 यहां पे जो नहीं है वो है तुम्हारा NO एंड CS। मतलब यहां पे क्या होगा, ये MSQ आंसर होगा। यहां पे B और D दोनों ही तुम्हारा हो जाएगा आंसर, क्योंकि इन दोनों का क्या है, इन दोनों की एटॉमिक नंबर 14 नहीं है। 1 to 30 तक एटॉमिक नंबर अच्छे से याद रखना, क्योंकि 1 to 30 एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, इस बेसिक लेवल की क्वेश्चन करने के लिए 1 to 30 तक एटॉमिक नंबर चाहिए। किसका, मतलब जिंक का कितना है, कॉपर का कितना है, इस सब कुछ। ओके, 1 to 30 नोट कर लो, 1 to 30 पढ़ लेना है, आज ही पढ़ लेना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन आर्गन 3d6 4s2 द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फेरिक आयन इज। तो इसकी फेरिक आयन की कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है। देखो जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन बोला गया है आयरन का, तो क्या है, आयरन का आर्गन 3d6 4s2। अभी क्या बोला गया है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफेरिक। फेरिक मतलब क्या है, देखो फेरिक मतलब है Fe+3। अभी तुम्हें पता है जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, हमेशा याद रखना है, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो होता है 4s ऑर्बिटल से। इलेक्ट्रॉन हमेशा जो रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा रिलीज होगा कहां से, 4s से। 4s से हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। तो पहले 4s से अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, तो 4s से तो 2 रिलीज हो गया, टोटल यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन कम है। तो अगर दो 4s से रिलीज हुआ, तो एक तो तुम्हारा 3d से होना होगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की कम हो रहा है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, आर्गन 3d5 4s0। 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहां से रिलीज हुआ, फर्स्ट जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारा रिलीज हुआ है A से, और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो हो चुका है D से। तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन 3d5 4s0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, among the following
द वन दैट इज नॉट एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक इस वर्ड का मतलब क्या है? देखो एम्फोटेरिक ये जो वर्ड है इसका जो बेसिक मीनिंग है एसिड एसिड एंड बेस। एम्फोटेरिक उसको बोला जाता है जो एसिडिक एंड बेसिक दोनों प्रॉपर्टी को शो करता है। अगर कोई कंपाउंड एसिडिक एंड बेसिक दोनों प्रॉपर्टी, लाइक वाटर, वाटर एक एम्फोटेरिक सॉल्वेंट है क्योंकि वो एसिड भी है एज वेल एज बेसिक भी है। तो अगर कोई एसिड एंड बेस दोनों प्रॉपर्टी शो करता है तो उसको बोला जाता है एम्फोटेरिक। ठीक है, तो यहां पे देखो जो Al2O3, ZnO एंड SnO ये सब क्या होता है तुम्हारा एम्फोटेरिक होता है, सभी एम्फोटेरिक होता है। ये कुछ इंफॉर्मेटिव टाइप क्वेश्चन था, या तुम दूसरे कॉन्सेप्ट से बता सकते हो। देखो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है Mg, मैग्नीशियम है ना सेकेंड ग्रुप में, ग्रुप 2 का, और ग्रुप 2 को क्या बोला जाता है? ग्रुप 1 को बोला जाता है एल्कालाइन मेटल, ग्रुप 1 को बोला जाता है एल्कालाइन मेटल, और ग्रुप 2 को क्या बोला जाता है? एल्कालाइन अर्थ मेटल। सही ना, एल्कालाइन अर्थ मेटल। देखो एल्कालाइन इस वर्ड का मतलब क्या है? एल्कालाइन इस वर्ड का मतलब है बेस। क्या है? बेस। ग्रुप 1 को बोला जाता है एल्कालाइन मेटल और ग्रुप 2 को बोला जाता है एल्कालाइन अर्थ मेटल। तो ये क्या है तुम्हारा? एल्कालाइन अर्थ मेटल क्या है? एल्कालाइन अर्थ मेटल मतलब क्या? बेस। तो MgO जो है ये ओनली यहां पे बेस है, और बाकी जो भी है A, C और D ये तीनों क्या है? एम्फोटेरिक है। क्या है? बाकी तीनों क्या है? एम्फोटेरिक है। ओनली जो MgO होगा वो तुम्हारा क्या है? एल्कालाइन अर्थ मेटल ग्रुप से है, और एल्कालाइन अर्थ मेटल का मतलब क्या है? एल्कालाइन अर्थ मेटल का मतलब है बेस। तो यहां पे बेस कौन होगा? बेस होगा ओनली वन MgO। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। The minimum uncertainty speed of an electron 1D box is, ठीक है, 1D बॉक्स में तुम्हें इसका वैल्यू पूछा गया है, तो कैसे करोगे? देखो ये जो क्वेश्चन था ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसकी इक्वेशन होता है डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। ठीक है, ये होता है तुम्हारा इक्वेशन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, जहां पे तुम्हारा डेल एक्स क्या होता है? डेल एक्स होता है पोजीशन, डेल पी एक्स क्या होता है? मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम। अभी डेल पी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेल पी जो एक्स है इसको ऐसे लिख सकते हैं m इंटू डेल पी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर मैं पुट करूंगा डेल एक्स इंटू मास इंटू वेलोसिटी, मैं अगर यहाँ पे इक्वल साइन दूंगा यहाँ पे h बाई 4 पाई। ठीक है, और यहाँ पे मुझे फाइंड करने क्या बोला गया? द मिनिमम अनसर्टेनिटी स्पीड, मतलब इस डेल v को फाइंड करना है। तो डेल v इक्वल टू h बाई 4 पाई m, और जो डेल x है नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो h की वैल्यू जो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जो होता है यहाँ पे तुम्हारा SI में गिवन है, तो SI में प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई का वैल्यू होता है 3.14, और जो मास का वैल्यू होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मास SI में 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg इंटू जो x की वैल्यू है वो है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, यहाँ पे पूरा वैल्यू को पुट किया, तो पुट करने के बाद जो तुम्हें आंसर यहाँ का आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली
579 इंटू, तुम लोग वीडियो को पॉज करके खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। 579 नियरली मैं बता रही हूं आ रहा है इंटू 10 टू द पावर क्यूब मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर में मैंने सारे वैल्यू को लिया था, ठीक है, यहाँ पे मीटर में लिया था, बट मुझे आंसर दिया था किलोमीटर में। तो हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर क्यूब मीटर, मतलब 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 579 किलोमीटर, 579 किलोमीटर मतलब नियरली जो 580 किलोमीटर आ रहा है, 580 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी। तो जस्ट यहां पे हम लोग क्या किया, कंप्लीट क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। यहां पे हम लोग वेलोसिटी को फाइंड किया, वेलोसिटी कितना आ गया यहाँ पे, आंसर बी। पहले मीटर में आया था, मीटर को हम लोग लास्ट में किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन भी समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेवलेंथ, यहां पे वेवलेंथ बोला गया है, द वेवलेंथ passes by cricket ball of mass 1 kg traveling velocity 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड है। तो इसकी जो वेवलेंथ फाइंड करना है, तो देखो वेवलेंथ फाइंड करने का जो इक्वेशन होता है डी ब्रोगली का, लैम्डा इक्वल टू h बाई टी, जो डी ब्रोगली इक्वेशन होता है, जहां पे लैम्डा क्या होता है वेवलेंथ, h तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट, p क्या होता है मोमेंटम, और मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इंटू m इंटू डेल v लिखा है, या मास इंटू एम वी भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे मास इंटू डेल v लिखा, मतलब तुम यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी भी लिख सकते हो, ठीक है, एम वी, ठीक है, सेम बात है। तो यहाँ पे अगर मैं लैम्डा को लिखूंगा तो यहाँ पे देखो ऐसा यूनिट में लिया गया, तो h का जो वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ठीक है, एसआई में। और मास का वैल्यू कितना गया है, मास की वैल्यू 1 kg है, kg तुम्हारा एसआई में ही है, और जो वेलोसिटी है वेलोसिटी 40, ये भी एसआई में ही है। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे, तुम्हें इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के बाद तुम्हें जो आंसर आएगा कुछ नियरली, जो आंसर मुझे आ रहा है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 35, ठीक है, कैलकुलेट करो, देखो बी आएगा, ठीक है। तुम लोग कैलकुलेटर में कर सकते हो, कैलकुलेटर तो तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा ना, तो कैलकुलेटर में करो, देखो तुम्हारा आंसर आएगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। The heteronuclear diatomic molecule that is isoelectronic to HCN, HCN के साथ isoelectronic होगा। तो पहले तो HCN का देखोगे, तो HCN का क्या है, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, तो कितना आ गया 14, ठीक है, 14 आ गया, 1 प्लस 6 प्लस 7 14। तो यहाँ पे बोला गया कौन आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा, मुझे जितने भी ऑप्शन दिया गया, तो अगर NO का देखा जाएगा 7 प्लस 8 15, CO का देखा जाएगा 6 प्लस 8 14, BO का देखा जाएगा 5 प्लस 8, बोरॉन का 5 होता है, तो 5 प्लस 8 13, और लास्ट में एसओ का देखा जाएगा 16 प्लस 8, तुम्हारा आ रहा है 24। तो यहाँ पे HCN के साथ किसका सेम हो रहा है, CO का,
तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सेम इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बी होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अभी करा है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। डायरेक्ट इक्वेशन को पुट करा, ठीक है। इसका मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग ही बताओ। अभी करा है, जो ऑप्शन डी है देख सकते हो, जो आंसर जो डी था, डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स इक्वल टू एच बाई 4 जो आंसर डी होगा, ठीक है। अभी करा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ऐसे क्वेश्चन बहुत पीवाईक्यू का रिपीट आता है, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट आता है, ऐसे बहुत ज्यादा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा बोला गया जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो पढ़ा है, बट इक्वेशन तो हम लोग ने अभी देखा, जो डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 तो इसका बेसिकली मीनिंग क्या है। बेसिकली हाइजेनबर्ग, इसके लिए इसको नोबेल प्राइज जो मिला था, इसने बेसिकली क्या बोला था, जो एक सपोज एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रोटेट कर रहा है। तो हाइजेनबर्ग बोल रहा है जो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो एग्जैक्ट पोजीशन एंड उसकी जो वेलोसिटी है या मोमेंटम है, उनको एग्जैक्टली एक्यूरेसी से कभी मेजर नहीं किया जा सकता है, उसकी पोजीशन एंड वेलोसिटी को। अब तुम बोलोगे क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है, तो जब तुम बता रहे हो जो इलेक्ट्रॉन यहां पे है, असल में तो इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं है, वो यहां पे चला है। जब तुम बोलोगे इलेक्ट्रॉन यहां पे है, असल में इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, क्योंकि ये तो इवॉल्व कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन की जो एग्जैक्ट पोजीशन या वेलोसिटी साइमल्टेनियसली एक साथ कभी बोला नहीं जा सकता है। तो बेसिकली यही था हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी या मोमेंटम को साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, गलत है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द velocity and momentum of an object with certainty। ऑप्शन सी में बोला है मैटर लाइक रेडिएशन exhibit a dual behavior। ऑप्शन डी में बोल रहा है इट इज इम्पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ सर्टेनिटी। यहां पे बी और डी में क्या डिफरेंस है? बी और डी में यहां पे लिखा गया है इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, और यहां पे इट इज इम्पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट सर्टेनली। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द वेलोसिटी एंड मोमेंटम। यहां पे कौन सा वर्ड सही लग रहा है? यहां पे बी और डी में दोनों वर्ड में जस्ट डिटरमाइन वर्ड यहां पे आगे है, यहां पे डिटरमाइन बाद में है, ठीक है। तो यहां पे जो सही करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन डी लग रहा है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, इट इज इम्पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली डिटरमाइन। साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता है, यहां पे डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, यहां पे साइमल्टेनियसली डिटरमाइन। यहां पे आंसर 4 जो है ना, यहां पे जो 4 वाला स्टेटमेंट है ज्यादा करेक्टनेस की तरह जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मतलब लगभग जो बी और डी की जो स्टेटमेंट था वो लगभग सेम ही दिया गया था, ठीक है। जस्ट डिटरमाइन व्हाट की यहाँ पे आगे पीछे था, बट इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा तुम्हारा आंसर डी, ठीक है। आंसर डी तुम्हारा यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे आई थिंक बी का कुछ मिस्टेक हो गया, इन लोगों का कुछ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे दूसरे ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। असल में देखा जाए तो बी और डी मतलब दोनों ही सही की तरह है, बट डी को यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूं, ठीक है। साइमल्टेनियसली डिटरमाइन ये सही लग रहा है, ठीक है। इस साउंड तो यहाँ पे आंसर डी करेंगे, बट यहाँ पे आई थिंक दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। ये क्वेश्चन आई थिंक कुछ चेंज किया गया है। यहाँ पे द आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम द ग्राउंड स्टेट
is 13.6 eV the ionization energy of lithium। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी, देखो इसका बहुत इजी फॉर्मूला होता है -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ठीक है, ये होता है मेरा इक्वेशन। ठीक है, जहां पे z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे जो लिथियम है, देखो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लिथियम की है 1:2 2:1, और लिथियम 2+ को अगर देखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1:1, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। तो 1:1, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू हो गया 1। ठीक है, और लिथियम जो है इसकी एटॉमिक नंबर कितना होता है, लिथियम की एटॉमिक नंबर होता है 3। ठीक है, 3। तो अगर यहाँ पे पुट कर दे -13.6 इंटू z का वैल्यू 3 स्क्वायर बाई 1, तो 3 स्क्वायर मतलब कितना होता है, 3 स्क्वायर मतलब 9 होता है। तो इसको कैलकुलेट करो, 3 स्क्वायर मतलब 9, तो इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तुम्हें आएगा कुछ नियरली -122.4 eV। ठीक है, -122.4 eV। माइनस साइन होता है, माइनस साइन यहाँ पे होता है, यहाँ पे ऑप्शन में माइनस नहीं दिया गया बट होगा। ठीक है, 3 स्क्वायर मतलब कितना, 9 हो जाएगा। जस्ट n की वैल्यू यहां से निकाल लिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो ये 1 है, 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और z तो एटॉमिक नंबर है, और लिथियम की एटॉमिक नंबर कितना होता है, लिथियम की एटॉमिक नंबर होता है 3। The region of which of the following spectral line are observed? Lyman, Balmer, Paschen। बोलकर कुछ ऑप्शन है, UV, IR, ऐसे कुछ। देखो हमारा जो टोटल लाइन सीरीज होता है, 6 सीरीज होता है, लाइमैन, बामर, पैशन, ब्रैकेट, फूंट, हम्फ्रीज। 6 लाइन होता है, लाइमैन, बामर, पैशन, ब्रैकेट, फूंट, हम्फ्रीज। तो यहाँ पे जो हमारा लाइमैन होता है, लाइमैन, बामर, पैशन, ब्रैकेट, फूंट, पैशन, ब्रैकेट, फूंट और हम्फ्री। ये जो लाइन है, लाइमैन, बामर, पैशन, ब्रैकेट, फूंट, हम्फ्रीज, तो यहाँ पे लाइमैन होता है यूवी, बामर जो होता है ये होता है विजिबल। ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ द जो बाकी सब होता है वो होता है आईआर जोन। ठीक है, लाइमैन होता है यूवी, बामर होता है विजिबल, जो विजिबल जोन है, मतलब हम लोग जो भी सब कुछ देख पाते हैं वो सब कुछ होता है तुम्हारा बामर जोन में, इसलिए हम लोग देख पाते हैं। क्योंकि यूवी या आईआर जोन हम लोग ह्यूमन आई विजिबल नहीं कर सकते। ह्यूमन आई किसको विजिबल कर सकता है, ओनली ऑन बामर सीरीज को। तो यहाँ पे लाइमैन, यूवी, बामर विजिबल और बाकी सब लोग होगा आईआर। तो पहले तुम लोग ट्राई करो, ठीक है, पहले तुम लोग ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, जो इसका आंसर क्या होगा। तो आशा करता हूं तुम लोगों ने सोच लिया। तो यहां पे क्या होगा, लाइमैन का जो होगा ये होगा यूवी, बामर का विजिबल, यूवी विजिबल भी बोला जाता है इसको, यूवी विजिबल भी बोला जाता है, यूवी विजिबल। ठीक है, और पैशन का होगा आईआर। तो ये वाला ऑप्शन तुम्हारा ऑप्शन ए में यू टी का यूवी, क्यू का यूवी विजिबल, देखो बामर सीरीज का यूवी विजिबल है, विजिबल जो, और जो पैशन का आईआर है। तो आंसर ए बन जाएगा। तो इस चार्ट को नोट करके रखो, ठीक है, लाइमैन, यूवी, बामर विजिबल, पैशन ब्रैकेट, फूंट, हम्फ्रीज आईआर जोन में। Which of the following substance will produce acidic oxide बान excess air? अगर एयर में इनको बान किया जाएगा कौन एसिडिक बनेगा? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। देखो
सबसे पहले है तुम्हारा सोडियम। सोडियम की अगर वाटर में एयर में दे दोगे, देखो एयर में क्या होता है, एयर में होता है मॉइस्चर, एयर में क्या होता है, एयर में होता है मॉइस्चर, ठीक है, या ऑक्सीजन, इन सब कुछ। तो ये क्या करता है, Na वाटर के साथ रिएक्शन करके बन देगा NOH, और NOH क्या होता है, NOH होता है बेस। NOH क्या होता है, बेस। इसका मतलब P तो नहीं हो सकता है भाई, P जहां पे है वो कैंसिल कर दो, P जहां पे है कैंसिल कर दो, मतलब D भी नहीं होगा, A भी नहीं होगा। देखो सल्फर को अगर H2 के साथ रिएक्शन किया जाएगा जो नेचर में है, तो ये बेसिकली क्या करता है, SO2 बना सकता है, ठीक है, SO2, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे बैलेंसिंग होगा, 2H2 तो SO2 प्लस यहाँ पे H2 गैस रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो SO2 क्या होता है, ऑक्साइड, ये एसिडिक होता है, तो SO2 बाद में H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो बताया SO2 वाटर के साथ रिएक्शन करे तो बाद में H2SO4 बन जाएगा, तो एसिडिक होगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। सिमिलरली अगर मीथेन को देखा जाए, जो CH4 है, इसके साथ भी वाटर का किया जाएगा, तो यहाँ पे भी तुम्हारे CO2 बनेगा, ठीक है, प्लस H2 गैस रिलीज होगा। तो यहाँ पे भी तुम्हारा क्या देखा जाएगा, ये भी तुम्हारा, देखो बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे इसको समझो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो CO2 बन रहा है, ठीक है, CO2 बन रहा है, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, ये भी तुम्हारा एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बोथ Q एंड R। जो SO2 वहां से सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, जो CH4 है ना, जो CH4, ये भी तुम्हारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा एसिडिक इन नेचर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड, इन सब कुछ कन्वर्ट हो सकता है। तुम्हें पता है ना, जो CO2 प्लस H2O, इनकी रिएक्शन से तुम्हारा H2CO3 बन रहा है, ठीक है। जो कार्बोनिक एनाइड्रेस होता है ना, कार्बोनिक एनाइड्रेस की बेसिक फंक्शन तो यही होता है, जो CO2 के साथ वाटर का रिएक्शन करके H2CO3, सही ना। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, जो CH4 है, एक CO2 बनेगा, उस CO2 वापस H2 के साथ रिएक्शन होकर कार्बोनिक एसिड बन सकता है, ठीक है, जो वाइन ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं हम लोग। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारे यहाँ पे Q और R दोनों ही बनेगा, P नहीं बनेगा, क्योंकि P जो है वो NOH बना देता है, और NOH का यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि NOH है तुम्हारा बेसिक इन नेचर। अच्छा से वीडियो को पॉज करके सब कुछ नोट करके रखो, सारे पॉइंट जो भी मैं बता रही हूं, ईच एंड एवरी पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट एग्जाम की पर्पस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का पूछा गया है 2009 का। द ग्राउंड स्टेट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन। Then energy required to ionize of an electron from the 3D energy level of hydrogen atom is 3D एनर्जी लेवल में जो हाइड्रोजन की जो एनर्जी क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या एनर्जी का, -13.6 इंटू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, अभी मैंने बताया। यहाँ पे बोला गया हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर कितना है, Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1, यस सही बोला। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे कितना होगा, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे गिवन है 3D है, कितने 3D है। देखो हाइड्रोजन की 3D नहीं होता है, हाइड्रोजन की तो 1s1 एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 3D में कैसे जाएगा। बेसिकली यहाँ पे एक्साइड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक स्टेट फाइंड करने बोला है, ग्राउंड स्टेट में नहीं, एक्साइड स्टेट में, क्योंकि हाइड्रोजन की होता है तो 1s1, 3D कहां से आएगा, हाइड्रोजन का उतना बड़ा होता है क्या हाइड्रोजन। तो बेसिकली यहाँ पे एक्साइड स्टेट में पूछा गया है, तो n की वैल्यू 3, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है, तो उनकी एनर्जी स्टेट क्या होगा, देखो ग्राउंड स्टेट आयोनाइजेशन एनर्जी, सपोज ग्राउंड स्टेट आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन का 1s1 जो है, ठीक है, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सपोज मैं एप्सिलॉन को मैं मान लेता हूँ, एप्सिलॉन या एनर्जी को मान लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे एक्साइड स्टेट में फाइंड करने बोला गया, ठीक है, एक्साइड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट में अगर एप्सिलॉन है तो एक्साइड स्टेट में कितना होगा, तो देखो E इक्वल टू मेरा यहां पे क्या आ रहा है, -13.6
देखो यहाँ पे 13.6 की इंपॉर्टेंट यहाँ पे, अच्छा चलो मैं पहले ग्राउंड स्टेट का कैलकुलेट कर लेता हूँ। ग्राउंड स्टेट का कितना आएगा? ग्राउंड स्टेट का 1:1 है, तो -13.6 1/1 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 होता है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी 1 है, तो इसका -13.6 आएगा, जिसको मैं इस एप्सिलॉन को मान लिया था। ठीक है, अगर मैं एक्साइड स्टेट में मानूंगा, एक्साइड स्टेट में, तो मेरा क्या होगा, इस एप्सिलॉन बाई n स्क्वायर, क्योंकि n की वैल्यू तो यहाँ पे गिवन है ना एक्साइड स्टेट में, वो क्या होगा एप्सिलॉन बाई 3 स्क्वायर, तो एप्सिलॉन बाई 9 मतलब आंसर बी। मतलब सीधे बात में अगर इस क्वेश्चन को देखोगे, मतलब इतने कुछ एक्साइड स्टेट, ग्राउंड स्टेट अगर कॉन्सेप्ट को तुम नहीं भी सोचोगे, अगर डायरेक्टली सोचोगे, तो एनर्जी के साथ n स्क्वायर रिलेशन था। एनर्जी के साथ क्या रिलेशन था? n स्क्वायर। तो यहाँ पे n की वैल्यू था 3, तो E/9 हो जाएगा। 8E/9 होगा नहीं होगा, क्योंकि 8 का यहाँ पे बेसलेस है, 8 कोई भी तरीके से नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे E/9 ही होना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर बी बन गया। ठीक है, आंसर बी हो गया। या तुम नॉर्मली सोच सकते हो ग्राउंड स्टेट की जो है -13.6 1 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर, जो -13.6 आया था उसको E पकड़ गया है, तो एक्साइड स्टेट में क्या होगा, n स्क्वायर की वैल्यू 3 दिया गया है, तो 3 स्क्वायर होगा, तो E/3 स्क्वायर E/9, मतलब आंसर बन गया बी। ठीक है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते थे, अगर मैं डायरेक्ट बताऊंगा, इतने कुछ को नहीं करोगे भी तो चलेगा। देखो अगर मैं डायरेक्ट मान लूंगा, डायरेक्ट क्या आ रहा है, जो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर और n की वैल्यू है 3, तो 3 स्क्वायर कितना होगा, एनर्जी इक्वल टू 1/9। 1/9 डी में है, बट 8 कहां से भी नहीं आ रहा है, E आ सकता है, क्योंकि मेन एनर्जी जो है ग्राउंड स्टेट में वो E है, तो एक्साइड स्टेट में क्या हो जाएगा, E/9, तो आंसर बी। ठीक है, एकदम सिंपल वे में तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है जो मैं इतने कुछ नहीं करूंगा, एग्जाम हॉल में मैं जल्दी करना चाहता हूं, तो तुम क्या कर सकते हो, इस शॉर्टकट आइडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये कंप्लीटली तुम्हारे मर्जी, तुम कौन सा प्रोसेस को अप्लाई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉलोइंग द ऑर्डर। जो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी को तुम्हें यहां पे करने के लिए तुम्हें जो करना है, तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेना है। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड ऑर्डर। एक ट्रिक्स को मान लो, इस ट्रिक से तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास 14 है इलेक्ट्रॉन, कितने हैं 14, तब तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.0। इसको याद रखना, अगर तुम्हारे पास 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3.0, और अगर 15, 16, 17, 18, 19, 20 या 13, 12, 11, 10, 9, 8 होगा। ठीक है, 8 होगा। तो अगर नीचे जाएगा 0.5 करके डिक्रीज होगा, 0.5 करके डिक्रीज होगा। ठीक है, ऊपर भी जाएगा फिर भी 0.5 करके डिक्रीज होगा। तो मेरा मैक्सिमम कितना होगा 14 में 3.0, उसकी नीचे जाएगा भी तो 0.5 करके बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, ऊपर जाएगा भी तो 0 होगा, 0.5 करके डिक्रीज होगा। तो अगर मुझे यहाँ पे सबका निकालने बोला है, पहले मैं चलो O2 प्लस का निकालता हूं। O2 प्लस, ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन का 8,
पॉजिटिव मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है तो -1, तो आ गया 15। 15 में कितना हो रहा है, 15 में हो रहा है 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। देन आ रहा है O2, चलो O2 का करते हैं। O2 का 8 + 8 16, तो 16 कितना हो रहा है 2.0 बॉन्ड ऑर्डर 2.0। देन आ रहा है O2 माइनस 8 + 8 माइनस मतलब के एक इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाएगा तो 17 मतलब कितना आएगा 1.5। और लास्ट में O2 2 माइनस, तो 8 + 8 दो नेगेटिव चार्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो 18 मतलब 1.0, ठीक है। और हमें पता है अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, तो आंसर ए बन गया। क्या शानदार ट्रिक्स है, इस ट्रिक से तुम बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करो, तुम आयोनाइजेशन एनर्जी को फाइंड करो, सब कुछ हो सकता है। इनफैक्ट तुम्हें पता है बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, मतलब अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की पूछा जाएगा फिर भी आंसर यही होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन को नोट कर लिया। ये जो क्वेश्चन है 2011 में, एक साल ही एक ऐसे क्वेश्चन आया था जो एक दूसरे टाइप ऑफ फॉर्मूला का है, ठीक है। ए मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइट स्टेट हैज लाइफ टाइम 10⁻⁹ सेकेंड, द अनसर्टेनिटी मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अप्रोक्सीमेटली। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होगा उसकी अनसर्टेनिटी मतलब वेलोसिटी पूछा गया है, ठीक है। ये इस तरह की क्वेश्चन एक बार ही आया है, तो आशा करता हूं इस तरह की क्वेश्चन नहीं आता है, बट फिर भी मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूं। इसका जो फॉर्मूला होता है V = 1/4 टाउ, ठीक है। इसका नाम क्या है, टाउ, जहां पे V क्या है, V इज द वेलोसिटी, और ये जो टाउ है, ठीक है, टाउ है, एक मिनट, टाउ को जो लिखा जाता है ना, यहाँ पे टाउ को लिखा जाता है, जो जे होता है ना, जे का उल्टा होता है, जे का उल्टा होता है, ऐसे टाउ 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 तुम्हारा लाइफ टाइम, टाउ होता है उल्टा जे, जे का उल्टा। तो यहां पे अगर वेलोसिटी को निकाला जाएगा तो 1/4 पाई टाउ, तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू जो टाउ का वैल्यू है, टाउ का कितना है 10⁻⁹, 10⁻⁹, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 4 पाई का वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, 4 पाई की छोड़ दो, 10⁻⁹ ऊपर लेकर जाओगे तो 10⁹ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 पाई, मतलब आंसर जो है डी, आंसर डी आ रहा है, ठीक है। जस्ट 4 पाई छोड़ दो, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, और 10⁻⁹ को ऊपर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा 10⁻+9 हो जाएगा। बेसिकली ये जो क्वेश्चन था कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड था। क्या तुम्हें इस फॉर्मूला पता है? अगर फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन कर सकते हो, अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, यही बात था, बेसिक क्वेश्चन था। फॉर्मूला पता है तो करो, फॉर्मूला पता नहीं है तो मत करो, तुम नहीं कर सकते। चलो फॉर्मूला को नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ions with lowest and highest radii among the ions, यहाँ पे कुछ ions दिया गया है, इनकी lowest and highest radii या साइज फाइंड करना है।
देखो जब तुम्हें आयंस दिया जाएगा, आयंस के केस में हमेशा याद रखना है एनायन, न्यूट्रल, कैटायन, हमेशा इस रूल को फॉलो करना है। पहले एनायन होता है, देन न्यूट्रल, देन कैटायन। तो अगर मैं यहां पे पुट करूंगा सबसे ज्यादा एनायन क्या है, O2 माइनस, देन किसका है F माइनस, देन Na+ और देन Mg2+। ये Mg2+ की चार्ज सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा रेडियस किसका हुआ, ए साइज का है, इसको मार्क बॉक्स करके रखो, दिस इज द साइज एनायन, न्यूट्रल, कैटायन। तो सबसे बड़ा जो है O2 माइनस, हाईएस्ट O2 माइनस और स्मॉलेस्ट होगा Mg2+, जो आंसर सी है। जो आंसर सी है, एकदम बच्चों जैसा क्वेश्चन था। इतना इजी क्वेश्चन क्यों करता है एग्जाम, क्यों करता है इतना इजी क्वेश्चन? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सही ना? आसान सा क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो सिमिलरली। चलो वीडियो को पॉज करो और बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। सबसे पहले एनायन को रखना है, देन न्यूट्रल, देन कैटायन। वीडियो को पॉज कर दो। हाँ बिल्कुल सही बोला है, सबसे पहले एनायन, देन न्यूट्रल और देन कैटायन जो है वो है आंसर बी। F माइनस नेगेटिव चार्ज को सबसे पहले रखा गया है। इजी क्वेश्चन है ना? क्या है, PYQ सॉल्व करने से ही हो गया, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल ऑफ मास, ए बॉल मास यहां पे गिवन है, ठीक है, 330 ग्राम। तो यहां पे तुम्हें फाइंड करना है इसका वेलोसिटी, स्पीड मतलब जो वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी को कैसे करें? देखो हमारा इक्वेशन क्या है, ट्रीबोगली इक्वेशन, लैम्डा इक्वल टू h/p, जहां पे p क्या होता है, मोमेंटम, h इक्वल टू mv, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू v इक्वल टू h/m लैम्डा, राइट। हाँ तो हमारा v इक्वल टू h का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 गिवन किया गया है। मास देखो यहाँ पे जो गिवन है ना, जूल मतलब SI, बट जो ये गिवन है, ये तुम्हारा क्या गिवन है, ग्राम में गिवन है, CGS में। तो अगर 330 ग्राम को मैं SI में मतलब केजी में कन्वर्ट करूंगा तो 0.3 केजी हो जाएगा, सही ना, 0.3 केजी हो जाएगा। और क्योंकि एक ग्राम को मैं केजी में कन्वर्ट कर रहा हूं, 0.33 केजी हो जाएगा असल में। और जो लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻33। चलो सॉल्व करो, क्या आ रहा है बताओ। तुम विदाउट कैलकुलेटर ही कर सकते हो, 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो यहां पे तुम्हारा आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। गेट में कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाएगा, बट ये वाला जो क्वेश्चन था, ये कैलकुलेटर बिना कैलकुलेटर में भी हो सकता था, बिना कैलकुलेटर में भी हो सकता था। चलो सही था, अच्छा क्वेश्चन था। लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ NO2+। ओके, यहाँ पे NO2+ है, थोड़ा मिस्टेक है, पर अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, तो अभी आ रहा है ना NO2+, हाँ आ रहा है। तो NO2+ जो है नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 करके होता है, 8 + 8, पॉजिटिव चार्ज मैंने -1, तो कितना हुआ तुम्हारे यहाँ पे, तुम्हारा हुआ यहाँ पे 16, 22 या 22। तो यहाँ पे बताना है कि इसका 22 होगा, ठीक है। 22 किसका होगा, देखो CO2 6 + 8 + 8 22, N3 माइनस मतलब देखो 3 × 7, नाइट्रोजन का 7 होता है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो 22। तो ऑप्शन ए का दोनों का ही 22 है। NCO 7 + 6 + 8 और एक नेगेटिव चार्ज है ना, NCO- तो +1, तो यहां पे भी तुम्हारा 22 आ रहा है।
यहां भी 22 आ रहा है। उसके बाद A is 3, B, C, N माइनस, तो 3 हाइड्रोजन का, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 और एक नेगेटिव चार्ज। तो कितना आ रहा है यहाँ पे 8 20, यहाँ पे 22 आ रहा है। BO2 माइनस इनका अगर देखा जाए, देखो बोरॉन की 5 और 8 इंटू 2 प्लस 1, तो इसका भी तुम्हारा आ रहा है 22, इसका भी 22 आ रहा है। और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसका अगर देखा जाएगा, 3 हाइड्रोजन का, कार्बन का 6, कार्बन का 6, कार्बन का 6 और एक हाइड्रोजन का, अरे इसका भी 22 आ गया, सबका ही 22 आ रहा है। मतलब ऑब्वियसली आंसर डी बनेगा, ठीक है, आंसर डी बनेगा। चलो डी का देखते हैं, OF2 का 8 प्लस 9, हाँ 18 और 8 26, हाँ आंसर डी का आ रहा है। डी का ओनली 22 नहीं आ रहा है, OF2 का NO3 माइनस का, बाकी सबका 22 है। यहाँ पे बहुत काम करा दिया रे, सबका कैलकुलेट करना पड़ा। जनरली सबका नहीं कैलकुलेट करना पड़ता है, बट यहाँ पे सबका दे दिया, मतलब ऑप्शन को ऐसे लिखा तो चलो सारे काम करो। क्वेश्चन इजी था बट थोड़ा टाइम ले लिया, क्योंकि ऑप्शन डी में अगर आंसर आया ना तो थोड़ा टाइम लग गया इस तरीके क्वेश्चन करने में। चलो क्वेश्चन को नोट कर लो। The 4s orbital hydrogen atom magnetic quantum number, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक हमारा 4 क्वांटम नंबर होता है, एक होता है n, एक होता है a, m, s। जहां पे n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, या कोई बुक में एजीमुथल क्वांटम नंबर भी होता है। एम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एस होता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो यहां पे जो 4s था, देखो जो l की वैल्यू s के लिए होता है 0, p के लिए होता है 1, D के लिए होता है 2 और F के लिए होता है 3। मतलब अगर s ऑर्बिटल होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की वैल्यू होगा 0, P होगा तो 1, D होगा तो 2, F होगा तो 3, ठीक है। तो इसके केस में 4s था, तो जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर मतलब जो L की वैल्यू है, L की वैल्यू है 0, ठीक है। और जो n की वैल्यू, देखो n की वैल्यू होगा 4, n की वैल्यू होगा 4, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू होगा 4, क्योंकि 4s है। यहां पे n नहीं पूछा गया, n नहीं पूछा, फिर भी मैं बता रहा हूं कैसे फाइंड किया जाता है। 4s है तो n की वैल्यू 4, और s है तो l की वैल्यू है 0। और जो ml होता है, ml क्या होता है, -l टू +l तक होता है, -l टू +l। तो यहाँ पे l का वैल्यू 0 है, तो -0 टू +0 मतलब 0 ही होगा, मतलब आंसर डी। मतलब यहाँ पे एस था, l की वैल्यू 0 था, सपोज l की वैल्यू 1 है, सपोज मैं बोल देता हूं, तो ml की वैल्यू क्या होता तब, -1 0 +1, मतलब तब तुम्हारा आंसर 3 बन जाता, ठीक है। बट यहाँ पे क्या था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि l की वैल्यू तो 0 है, तो -l टू +l 0 टू 0 मतलब क्या है, 0 ही होगा, मतलब आंसर डी बन गया, ठीक है, आंसर डी बन गया। तो यहां पे सारे पॉइंट को नोट करके रखो, सारे पॉइंट को, ठीक है। मतलब सपोज मैं तुम्हें एक दे रहा हूं, इस वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, ठीक है, पॉज कर इसको नोट कर लो, मैं और एक दिखा रहा हूं। सपोज तुमको दिया गया है, इस क्वेश्चन में तुम्हें दिया गया 3D सपोज दिया गया है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होगा 3, l की वैल्यू क्या होगा, देखो
डी के लिए क्या वैल्यू होता है 2, तो mn की वैल्यू क्या होता है -2 -1 0 +1 +2, मतलब mn तब 5 हो जाएगा। और जो एस होता है, एस जनरली प्लस अप एंड माइनस अप होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो एक ऊपर होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर होता है और एक नीचे की तरह होता है, इसलिए प्लस अप माइनस अप होता है। तो एल की वैल्यू अगर 2 होता है तो -2 -1 0 +1 +2 तक जाता है। बट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पे एल की वैल्यू 0 था, तो -0 टू +0 तो नहीं होगा ना, 0 ही होगा। ठीक है, तो आंसर डी बन गया था। ठीक है, तो इसको भी नोट करके रखो, एक्स्ट्रा एडिशन नोट्स में। ठीक है, the azimuthal quantum number L of an electron in dz² copper atom। देखो सिमिलरली पूछा गया dz² की L का वैल्यू पूछा गया है। चलो बताओ क्या होगा। चलो पहले तुम लोग थोड़ा सोचो, अभी मैंने बताया उसी कॉन्सेप्ट को यहां पे लगाओ। जो देखो dz² बोला गया है, d ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू क्या होगा, मैंने अभी बताया ना, एल का वैल्यू 2 होगा, पिछले एग्जाम में मैंने बताया था। यहां पे 2 लिख दोगे, बस हो गया काम। 2 साल में आए 20 एंड 19, दोनों साल सेम क्वेश्चन आए, दोनों साल सेम क्वेश्चन आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। द करेक्ट ऑर्डर of the fast ionization energy of helium, nitrogen, boron, oxygen, इन सब का बोला गया है। अभी एकदम फास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था, जो इनर्ट गैस होता है, इनर्ट गैसेस, उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो ज्यादा होता है बाकी सबके कंपेयर में। जो इनर्ट गैस होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है बाकी सबकी कंपेयर में। हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा होगा हीलियम का। ठीक है, और हीलियम एकदम पता है पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस ग्रुप 18 सबसे राइट हैंड में है, तो या तो सी या तो ए हो। बट अभी नाइट्रोजन और बोरॉन किसका साइज छोटा है, नाइट्रोजन की साइज छोटा है, तो नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाएगा। या तुम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, जो नाइट्रोजन की अगर कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, नाइट्रोजन की 1s2 2s2 2p3 और बोरॉन का है 1s2 2s2 2p1। यहां पे नाइट्रोजन के केस में हाफ फील्ड है, बोरॉन के केस में नहीं है। और हमें पता है अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाएगा तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा एडिशनल एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड आर स्टेबल। तो उसके हिसाब से भी हीलियम के बाद नाइट्रोजन जा रहा है, तो आंसर ए बन गया। ओके क्लियर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इजी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। देखो नाइट्रोजन की तुम साइज से भी कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन लिख के कर सकते हो, कैसे भी करो। तो ए था तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर की कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, लास्ट जो 21 इयर्स का हम लोगों ने किया। ठीक है, आई थिंक तुम सबने एंजॉय किया इस सेशन को। ऑल द बेस्ट। और जो गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इस नंबर में जरूर कांटेक्ट करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।